Hello everyone. Today we are start our topic for UGC NET as well as MP set as well as LLM entrance exam, and we are covering all the IPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज़ जो अभी तक आई हुई हैं, और उसके साथ हम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम्स टू रिवाइज। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इससे हम पूरा IPR के कन्वेंशन ईजिली कवर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1883 का पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़। तो ये फर्स्ट ट्रीटी थी जो इंटरनेशनल ट्रीटी बोल सकते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन के लिए। ये काफ़ी बार रिवर्स हुई। फिर आता है हमारा 1886 का कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। बेसिकली ये कॉपीराइट से रिलेटेड था। अब ये फर्स्ट इंटरनेशनल जो कॉपीराइट कन्वेंशन था, बेसिकली जो लिटरली और आर्टिस्टिक वर्क को नेशनल ट्रीटमेंट दे रहा है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये रिवाइज हुआ था। इसके मेन रिवीजन के पॉइंट्स 1908, 1928, 1948, 1967, वेयर एज ये 7 बार और रिवाइज हुआ है टोटल। तो वो मैं पूरा बता देती हूँ। पहला रिवाइज हुआ था 1896 में, 1908 में, 1928, 1948, 1967, 1971 और 1979। ठीक है, जो एडिशनल है। अब क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हुए थे इसलिए मैंशन है। नेक्स्ट जो मैड्रिड एग्रीमेंट है वो रिपल्शन ऑफ फॉल्स डिपिक्टिव इंडिकेशन के बारे में बताता है। जो फॉल्स इंडिकेशन मार्क्स होते हैं गुड्स पर, उससे रिलेटेड ये भी रिवाइज हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं और जैसे लॉ डायनामिक होता है तो ये भी रिवाइज होते हैं टाइम के साथ। तो ये रिवाइज हुआ था 1911, 1925, 1934, 1958 एंड 1967। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कन्वेंशन है हमारा 1891 का, जो एक और मैड्रिड एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स के बारे में डील करता है। ठीक है, तो ये भी रिवाइज हुआ है। ये बताता है कि हम सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बेसिकली इसका एम था जो बहुत प्रोसीजर था उसको शॉर्ट एंड डाउन करना है ट्रेडमार्क का। तो ये भी रिवाइज हुआ है। ऑफकोर्स सारे रिवाइज हुए हैं। 1911, 1925, 1934, 1957, 1967 और लास्ट अमेंडमेंट 1979 से। ठीक है, अब आता है 1925, जो हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन मानते हैं, वो है हेग कन्वेंशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में बात करता है। ऑफ कोर्स ये भी रिवाइज हुआ है 1934, 1960 में। ठीक है, इसके साथ कुछ एडिशनल एक्ट्स भी पास किए गए थे 1961 का, 1967 का। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है यूसीसी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, इसमें भी यूसीसी है। तो यूसीसी कौन सा है? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। बेसिकली एक थोड़ा सा स्कोप को ब्रॉडर करता है और ये प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक। अब यहाँ आ गया साइंटिफिक, तो हमें वो भी चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे साइंटिफिक ऐड हो गया है। ठीक है, और ये एज अ अल्टरनेटिव वर्क करता है वन कन्वेंशन। तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा कन्वेंशन जो एज अ अल्टरनेटिव काम करता है वन के, तो वो है यूसीसी। ठीक है, नेक्स्ट है नाइस कन्वेंशन एग्रीमेंट, जो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गुड के बारे में बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क, क्योंकि उस टाइम बहुत एक ही एप्लीकेशन में आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉसिबल सा हो रहा था। तो उन्होंने इस कन्वेंशन से, एग्रीमेंट से निकाला कि भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला तो गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की क्लासेस 34 थी। ठीक है, जो रिवाइज भी हो गई थी 1977 में और 1979। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा साथ में करें, थोड़ा थोड़ा
कर सकते हैं और सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है रिवाइज्ड, बट जो वन बताया वो आ चुका है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कन्वेंशन रिवाइज्ड हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिप्सन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अपीलेशंस ऑफ ऑरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। अब बेसिकली ये जोग्राफिकल ह्यूमन इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हम जीआई से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट एग्रीमेंट आया था उसके रिलेटेड। इसका एग्रीमेंट 1958 में पास हुआ था, अमेंडमेंट हुआ इसका 2015 में, ठीक है। 1958 का है। तो एक बार हम इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने कौन कौन से, अभी मैंने आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताया, मैं डेट के वाइज रिवाइज करवाऊँगी क्योंकि नेट के में यही सिनेरियो है कि नेट का अगर पेपर हो रहा है तो वो डेट वाइज अरेंजमेंट देते हैं, ठीक है। अभी आया नेक्स्ट, न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट आया था क्योंकि प्लांट्स की वैरायटी थी तो डिबेट चल रहा था कि हम न्यू वैराइटीज़ को प्रोटेक्ट करें क्या नहीं करें। तो 1961 में क्या आया, इंटरनेशनल कन्वेंशन आया न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए। बेसिकली ये क्या क्या इंक्लूड करता है, प्लांट्स ब्रीड को, राइट्स फॉर न्यू डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म स्टेबल वैराइटीज़ को, और ये भी रिवाइज हुआ है 1972, 1978 और 1991 में, ठीक है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था रोम कन्वेंशन। परफॉर्मर्स की राइट को इसने प्रोटेक्ट किया, एज वेल प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको। 1961 का बर्न था, वैसे ही रोम था, रोम बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये अनऑथराइज यूज़ के खिलाफ था, जो भी हम परफॉर्मर्स के राइट था, और उनको 20 ईयर्स का प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। अब हम डेट वाइज रिवाइज करेंगे। पहले आते हैं 1883, वो बताता है पेरिस कन्वेंशन के बारे में। फिर 3 साल बाद बर्न आ गया। बर्न के बाद उन्होंने बोला चलो यार कुछ तो ज़रूरत है कि हमें फॉल्स डिपेक्टिव चीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत थी। तो 1891 में, ठीक है, उसके खुद ही 5 साल बाद और आ गया हमारा मैड्रिड। फिर उसमें ही एक और मैड्रिड का आया था, पहला डिपेक्टिव फॉल्स और डिपेक्टिव इंडिकेशन पे था। फिर आया था हमारा इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क का। फिर 1925, अभी थोड़ा सा लूप ले लिया उन्होंने, हेग को दे दिया, जो किसके बारे में बात करता है, डिज़ाइन के बारे में करता है, ठीक है। 1952 में फिर UCC आया हमारा, जो कॉपीराइट के बारे में बात करता है। 1957 में नाइस आया, 1958 में लिप्सन आया, देन वेराइटीज़ आया। वेराइटी 61 वेराइटीज़ होती हैं, ऐसा ध्यान में याद करना जिससे वो याद हो जाए। फिर 61 में ही रोम आया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं। 1883, 1886, 91 में मैड्रिड, 91 में मैड्रिड, 1925 में हेग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, 52 में पूरे 27 ईयर्स बाद, ठीक है, कॉपीराइट आ गया। उसके बाद 1957 में 5 साल 4 साल के अंतर में आता ही रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर आ गया लिप्सन, फिर आ गया वेराइटीज़, फिर आ गया रोम, और अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफ कॉपीराइट। हम इसको एक एजेंसी बोलते हैं, ठीक है, वो आती है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बहुत वाइडर कर देती है, और इसका सक्सेसर आता है बिरपी, ठीक है। इसने बिरपी को सक्सेसर किया था क्योंकि जब बर्न आ गया, सब आ गया, तो एक बिरपी करके ऑर्गेनाइजेशन बनी जो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो अभी उसको उसने सक्सेसर बनाया, उसको बिरपी का इसने स्कोप ही वाइडर कर दिया, ठीक है। ग्लोबल IP प्रोटेक्शन दिया इसने, 1970 में इन्फोर्स हुआ था ये, ऑलराइट। तो अभी इसके बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, चलते हुए हैं अभी काफ़ी इंटरनेट पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। वाइपो का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और 1968 लोकार्नो एग्रीमेंट आया, जो हमारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में, ये पेपर में आ चुका है। हम सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने यहाँ मेंशन किए थे एक बार सारे पढ़ लेना। इसमें 32 क्लासेस एंड 223 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट में करना, मैंने अभी क्लासिफिकेशन एक जगह और बताया हुआ है,
तो वो वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था और काय में आया था, ठीक है, 1968 में। गॉट इट। तो आया हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पर लोकार्नो एग्रीमेंट। अब आया पीसीटी। पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी बनी थी इसमें, जो पेटेंट की एप्लीकेशंस थी मल्टी वाइड पूरा कंट्री में, उसको इसने सिंप्लीफाई किया था। अमेंडमेंट हुआ था 1979 में और ये मॉडिफाइड हुई थी 1984 में। और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने 1998 में ज्वाइन किया था इसको, तो वो मार्केबल पॉइंट है। 1970 में आया पीसीटी, पर इंडिया ने तो ज्वाइन 1998 में किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कब किया था, 1998 में किया था, और पीसीटी आया कब था, 1970 में आया था, ठीक है। जेनेवा आ गया। अब जेनेवा कन्वेंशन बहुत सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों में जेनेवा 1978 में ये हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, जेनेवा से आया था। तो जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ फोनोग्राम्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। इसने 20 ईयर्स मैक्सिमम ईयर्स तक प्रोटेक्शन दिया था और इंडिया पार्टी थी जेनेवा की, ठीक है। तो किस पे आया था, अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। अब आया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 1971 का कन्वेंशन, स्टारबर्ग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसने क्या किया था, सेक्शन डिवाइड कर दिए थे और सब डिवीजन डिवाइड कर दिए थे। जो हमारे पहले कम डिविजन्स थे, इसने डिविजन्स को और बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के डिविजन्स पढ़े थे, ठीक है। इससे पहले हमने जो हमने नाइस में पढ़ा हुआ था गुड्स को और सर्विसेज को क्लासीफाई करने के बारे में, तो वो मार्क्स के रिलेटेड था, वो 34 क्लासेस डिवाइड किया था। अब इसमें उन्होंने काफ़ी डिवाइड कर दिया और बहुत सारी क्लासेस दे दिए। तो बेसिकली 8 सेक्शंस में और 61,000 सब डिवीज़न हुए थे पेटेंट क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब 1973 में वियना एग्रीमेंट आया, जो एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है फिगरेटिव एलिमेंट्स मार्क का, ठीक है। इसने 29 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज, और कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, तो हम इतना फोकस नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, पर एक नंबर की वजह से हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं भूल सकते, ठीक है। तो आगे हम वियना हो गया हमारा, 1973 में आया था वियना। एक और आया था फिगरेटिव एलिमेंट्स आया था, ठीक है। इसने 1973 में आया। फिर हमारा बुशेल आया 74 में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैरिंग सिग्नल ट्रांसमिटिंग बाय सैटेलाइट। अब ये ब्रुसेल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज थी इन्वॉल्व थी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इलीगली डाटा चोरी हो रहा था और अनऑथराइज्ड वे में कहीं और सब्जेक्टिव हो रहा था। तो ब्रुसेल कन्वेंशन ने डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोग्राम के थ्रू जो भी सिग्नल ले रहा है, जो भी ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट है, उस पे अनऑथराइज्ड यूज़ पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोसेस फीस लगाई है, एज वेल एज उन पे फ़ाइन लगाया है, एज वेल एज उसको प्रिवेंट किया है और आगे के लिए प्रोटोकॉल्स डिसाइड करें। बुडापेस्ट भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आज की नीड है। जो भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी काम कर रही हैं पेटेंट के लिए कंपनीज, उनको एक बुडापेस्ट ट्रीटी के अंदर एक बुडापेस्ट बोर्ड बना था, उनको डिपॉजिट करना पड़ता था जो भी ऑर्गेनिज्म वो यूज़ कर रहे हैं पेटेंट के प्रोसीजर में, जो भी फार्मा से रिलेटेड हो और फूड से रिलेटेड हो, ठीक है, जिससे अनऑथराइज्ड यूज़ ना हो पाए। अब नेक्स्ट आता है 1981। ये नैरोबी ट्रीटी बोलते हैं, ओलंपिक सिंबल्स के रिलेटेड है, क्योंकि इतना ही याद रख लो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ अनऑथराइज कॉमर्शियल यूज़ के बारे में बात करी गई है और रिवेन्यू शेयर के बारे में, क्योंकि इसका आ चुका है। नैरोबी किससे रिलेटेड है, तो ओलंपिक सिंबल से, और आया कब था, 1981 में। अब 1989 में क्या आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडियो विजुअल्स जो वर्क्स होते हैं, फिल्म रजिस्टर्स ट्रीटीज़ एंड ऑल, उससे रिलेटेड था। इंटरनेशनल 1989 में आया था ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ
ऑडियो विजुअल वर्क्स, ठीक है। इसमें लीगल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी काफ़ी, जो भी ऑडियो विजुअल वर्क्स होते हैं, और पायरेसी का बहुत ध्यान रखा था क्योंकि उस टाइम बहुत पीक पे आ गया था, बहुत अनऑथराइज यूज़ हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आया हुआ था 1989। क्योंकि इसकी आपको सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्म रजिस्ट्री ट्रीटी, ठीक है, 1989 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये आ चुका है प्रीवियस ईयर। अब आते हैं नेक्स्ट, वॉशिंगटन ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करता है। आपको ये मुझे बताना, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कौन से एक्ट में प्रोटेक्टेड है, यहाँ दिख ही रहा है ऑफकोर्स, बट या तो ये कब आया था, 1989 में आया था। 1989 में हम देख सकते हैं कि क्या क्या आया है भाई, कि 1989 में हमारा फिल्म रजिस्ट्री ट्रीटी आया है, सर्किट के रिगार्डिंग वॉशिंगटन ट्रीटी आया है, ठीक है, और एक और आया है जो मैड्रिड एग्रीमेंट है, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स के बारे में बात करता है। बेसिकली वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग दे देता है, और जो फॉर अ सिंगल यूज़, ठीक है। अब आता है 1992, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन बोल सकते हैं ये, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है, जो सस्टेनेबल यूज से रिलेटेड है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है आजकल रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज। तो CBD आया था, फर्स्ट कन्वेंशन था 1992 में, ठीक है। अब सब छोड़ो, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट आता है, ट्रिप्स रिलेटेड एग्रीमेंट। ये हर साल मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछा गया है, और ये आता है 1994 में, और ये इफेक्टिव होता है 1995 में। एक ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे इसने, इंटरनेशनल जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, एवरीथिंग, ठीक है। ये आया, इसके बाद ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी आया, ठीक है। इसने क्या किया, जो वही सेम चीज़ कर रहा है बट डिफरेंट वाइडर स्कोप में कर रहा है, ठीक है। जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड आया, चेंजेस बताया इसने, और रिन्यूअल का भी टाइम बताया कि भाई 10 साल हो गए, ठीक है, अब तुम रिन्यू कर सकते हो उसको। फिर आया 1996 में, तो आया 1996 में वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी, ठीक है, WCT बोलते हैं इसको। बेसिकली इसने जो भी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के रिलेटेड डाटा कंपाइलेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। एक और आ गया पेटेंट लॉ ट्रीटी। अब हमने पहले कौन सा पढ़ा था, वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी, ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, क्योंकि ये आया ट्रिप्स के बाद। 1994 में ट्रिप्स आ गया हमारा, फिर 1994 में ये आ गया ट्रेडमार्क, फिर वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी आ गया, सबका आया, देखना, ट्रेडमार्क का आया, वाइपो का आया, पेटेंट का आया, ठीक है। इसने क्या किया, वाइपो पेटेंट ने, हमने एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो भी था उसको हार्मोनाइज किया, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को बहुत सिंप्लीफाई किया, और ये बेसिकली इफेक्टिव हुआ था 2025 में। अब आता है हमारा वाइपो रिसर्च, ठीक है। ये बेसिकली 2011 में आया था हमारा। इसने क्या फोकस किया था, हेल्थ पे, जो भी निगलेक्टेड डिसीजेस हैं उनके रिलेटेड आया था। इसने कोऑपरेशन किया था 2024 तक 150 कंट्रीज तक, ठीक है। अब हमारे कुछ ही बचे, 2012 में ये आ सकता है पेपर में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस 2012 में आया था, ठीक है। इसने स्ट्रेंथन कर दिए थे किसके राइट, परफॉर्मेंस के राइट, किसमें, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में विद नेशनल ट्रीटमेंट, और रेक्टिफाइड कर दिया था 2020 में, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आता है हमारा मार्किश, जो अब बताना हमने पहले काय में पढ़ा था, ठीक है। ये है जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए है, अगर कोई भी ऐसा यूज़ हो रहा है उनके पब्लिकेशन वर्क के लिए, तो वायलेशन नहीं माना जाता है उसको। इसने एक्सेस कर दिया था ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं इंडिया में 2014 तक, और इफेक्टिव आ गया था 2016 तक, ठीक है।
इंडिया ने भी रेक्टिफिकेशन दिया था, क्योंकि क्या होता था, अभी हम जहाँ भी जाएंगे, हम बनारस गए या फिर कोई भी जगह गए, वहाँ पे जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर जो ब्रेली लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है हर जगह, जिससे वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, ठीक है, वो पढ़ सकें जैसे हम पढ़ते हैं। हर जगह जाएंगे वहाँ की हिस्ट्री लिखी होगी, एवरीथिंग मेंशन्ड होगा, तो उन लोगों के लिए भी सेम चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। वाइपो ग्रीन आ गया, इसने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, जो ऑफकोर्स अभी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी है 2024 तक। और लास्ट है हमारा, ये पेपर में आ सकते हैं, 2013 में आया था वाइपो ग्रीन, 2014 में आया था हमारा एक्सेसिबल बुक कंसोलिड। तो बेसिकली इसने क्या किया था, एक्सेस करा, इन्हेंस कर दिया था जो एक्सेस टू बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर, और 1 मिलियन बुक्स शेयर हुई थी 2024, ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड है, ABC कंसोलिडेटर। इसके केसेस भी मिलेंगे काफ़ी, हम कभी और देखेंगे। बेसिकली इसने इम्प्लीमेंट करवा था जो भी मार्केट स्ट्रीट डेट। तो अब हम रिवाइज़ करते हैं, हमने कहाँ तक रिवाइज़ किया था। अब हमने शायद वाइपो तक रिवाइज़ कर लिया था। स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। 1983 में हमारा पेरिस आया था, 1986 में बर्न आया था, 91 में मैड्रिड आया था, पहले डिपिक्टिव इंडिकेशन के लिए आया था, फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, 1925 में हेग आया था, 1952 में ऑफकोर्स UCC, 52 UCC, C 2 बार आ रहा है, 52 UCC, 57 नाइस एग्रीमेंट, 58 लिप्सन, 58 लिप्सन। 1961 में हमारा न्यू वैरायटी आया था, 61 1 मतलब वैराइटीज़, क्योंकि एक नंबर है, नई वैराइटीज़ आ रही है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 61 में हमारा रोम कन्वेंशन आ गया था, प्रोड्यूसर परफॉर्मेंस से रिलेटेड। फिर हमारा वाइपो आ गया 68 में हमारा आ गया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड लोकार्नो। फिर हमारा 70 में आ गया पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। फिर 71 में जेनेवा कन्वेंशन आ गया अनऑथराइज डुप्लीकेशन पे। फिर 71 में एक और आया, जो भी ये वाले होते ना 1 और ये सारे एक साथ आ रहे हैं, तो इनको साथ में याद कर लो। 71 में 2 आए थे, जेनेवा और स्टारबर्ग। फिर 73 में हमारा आया था वियना एग्रीमेंट, ठीक है। 74 में ब्रुसेल आ गया। फिर हमारा 1977 में बुदापेस्ट आ गया, ब्रुसेल बुदापेस्ट। 74 1981 में हमारा ओलंपिक जो नैरोबी आ गया, 1 नैरोबी। हमने 61 क्या पढ़ा था, 61 बताओ, 61 या 71 में कहाँ पढ़ा था, एक बार और 1, ठीक है। 1989 हम लोगों ने फिल्म रजिस्ट्रेशन ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडियो विजुअल के बारे में बात कर रहा है। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट में 1989 में हमने बात करा था। फिर मैड्रिड एग्रीमेंट के बारे में बात करा था हमने 89 का। 1992 में बायोलॉजिकल CBD पढ़ा था, 1992 में CBD। फिर हमारा CBD के बाद था ट्रिप्स के बाद हमारा ट्रीटीज़ बनी थी। 1994 में हमारी पहली ट्रेडमार्क की बनी थी, फिर कॉपीराइट की बनी थी, फिर पेटेंट की बनी थी। 11 में हमारा वाइपो रिसर्च आया था, 12 में हमारा बेंजीन आया था ऑडियो विजुअल। फिर हमारा माराकेश आ गया, किसके लिए आ गया, मराकेश जो ऑडियो मतलब ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए आया था। 2030 में वाइपो ग्रीन आ गया। 2040 में हमारा ABC आ गया, जिसमें एक्सेसिबल बुक कंसोलिडेटर है, वो बेसिकली मराकेश को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग था। ऑलराइट, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो और बताइए, विल डू इट फॉर योर नेट एग्ज़ाम। इट वुड बी लिटरली टू ईजी टू रिवाइज एवरीथिंग बिफोर एन एग्ज़ाम।